Hello everyone, welcome to Nurture Classes. I am Anshli, your biology mentor. Today will be your second lecture of life process. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग आज कवर करेंगे लाइट एंड डार्क रिएक्शन, देन स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे. स्टोमाटा के बाद हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा देखेंगे कि कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमाटा का. ठीक है. फिर हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है. देन हम लोग न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ेंगे एंड एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. ठीक है. तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें हम लोग ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि ये चीज़ दो फेज में होता है. सबसे पहला फेज कौन था? तो लाइट रिएक्शन. दूसरा फेज कौन था? तो डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था? तो लाइट रिएक्शन में जो H2 है उसका क्या हो रहा था? स्प्लिटिंग हो रहा था. वो जब स्प्लिट कर रहा था तो क्या बना रहा था? ऑक्सीजन बना रहा था और हाइड्रोजन बना रहा था. ऑक्सीजन जो था वो बाहर निकल जा रहा था स्टोमाटा से, और हाइड्रोजन की मदद से CO2 जो है उसका क्या हो रहा था? फिक्सिंग हो रहा था. और CO2 जो है उसका फिक्सिंग जब हुआ तो फिर वो क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बनाया. वो कार्बोहाइड्रेट क्या था? ग्लूकोज था. तो फिर ये डार्क और लाइट रिएक्शन जो है ये होते क्या है, कैसे होता है प्लांट में? तो जो लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, वो प्लांट्स में कहाँ होता है? तो ये जो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों का दोनों होता तो क्लोरोप्लास्ट में है. ठीक है. पर क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में ये होता है लाइट रिएक्शन ग्रैना में होता है. ठीक है. अगर हम और अच्छे से बोलना चाहें कि ग्रैना में भी कहाँ होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कहाँ होता है? थैलाकॉइड में होता है. कहाँ होता है? तो ये थैलाकॉइड में होता है. और ये जो डार्क रिएक्शन है ये कहाँ पे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है. पर क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा में होता है. लास्ट क्लास में हमने स्ट्रोमा के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रोमा क्या होता है. तो स्ट्रोमा जो होता है वो मैट्रिक्स रीजन होता है किसका? क्लोरोप्लास्ट का. जहाँ पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है? तो डार्क रिएक्शन होने वाला है. तो सबसे पहले क्या हुआ कि तो सबसे पहले लाइट एनर्जी जो है उसको क्लोरोफिल ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया. जब क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो फिर उसको क्या करता है? चेंज करता है केमिकल एनर्जी में. वो केमिकल एनर्जी होता क्या है? तो वो केमिकल एनर्जी होता है ATP और NADPH. ATP का नाम तो हमने पहले भी सुना था. ठीक है. ये NADPH क्या है? तो NADPH भी हाई एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है. ठीक है. ये भी क्या करता है ना? एनर्जी कैरी करता है. ये है हाई एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल, जो कि एनर्जी को क्या करता है? कैरी करता है. और इसका एनर्जी होता कहाँ है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर होता है. जैसे कि ATP में जो एनर्जी है वो उसके फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर है ना. तो जब वो फॉस्फेट को रिलीज करता है, अपना बॉन्ड तोड़ता है, तो जब भी बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज आउट होता है. तो वैसे ही NADPH जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करके रखा रहता है. तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा. तो जो पहला रिएक्शन है वो कौन सा होने वाला है? लाइट रिएक्शन. जब लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है. तो उसको चेंज किस में करता है? तो उसको करता है केमिकल एनर्जी में. और वो केमिकल एनर्जी जो होता है वो क्या है? तो केमिकल एनर्जी है ATP और NADPH. और ये जो ATP और NADPH है ना, ये बना किस में? कौन से रिएक्शन में बन रहा है? तो ये बन रहा है लाइट रिएक्शन में बन रहा है. और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? तो इसका इस्तेमाल होगा कहाँ? डार्क रिएक्शन में. तो ये चीज़ याद रखना है कि ये बना कहाँ? लाइट रिएक्शन में. और इसका यूज़ कहाँ करेंगे? तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन में. फॉर्मेशन ऑफ शुगर. शुगर का फॉर्मेशन कहाँ होता है? क्या लाइट रिएक्शन में शुगर का फॉर्मेशन होता है? नहीं, लाइट रिएक्शन में शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है. शुगर का फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन में. ठीक है. तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? बाहर निकलता है. हमने पढ़ा था कि जो लाइट एनर्जी है उसकी मदद से H2O जो होता है वो क्या करता है? स्प्लिट करता है. और स्प्लिट करता है तो फिर हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है. ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनाने में. ठीक है.
तो ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज किस में होगा, तो ये रिलीज हो रहा है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। और शुगर का फॉर्मेशन किस में होता है, तो शुगर का फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन में। और ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट है ये किसको चाहिए, मतलब लाइट का ज़रूरी किसको है, तो लाइट रिएक्शन को लाइट का ज़रूरी है। जब लाइट रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब किया लाइट एनर्जी को, फिर उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया, एटीपी बनाया, NADPH बनाया, जिसका इस्तेमाल वो कहाँ करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा वो शुगर के प्रोडक्शन में। शुगर के प्रोडक्शन में ना ये एनर्जी चाहिए होंगे, ठीक है। तो बना ये लाइट रिएक्शन में और इस्तेमाल किया जाएगा डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन में होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब हो गया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, और उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, तो डार्क रिएक्शन में CO2 को फिक्स करने के लिए किया जाएगा, और फिर शुगर का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो शुगर का फॉर्मेशन जो है वो किस में हो रहा है, तो डार्क रिएक्शन में हो रहा है। ATP NADPH मतलब एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा है, तो लाइट रिएक्शन में हो रहा है। और उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है डार्क रिएक्शन में, ओके। और लाइट एनर्जी फिर चाहिए किसको, तो लाइट एनर्जी चाहिए लाइट रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन को लाइट एनर्जी नहीं चाहिए होता है। पर क्या डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के बिना हो सकता है, तो नहीं, लाइट रिएक्शन पहले होगा देन डार्क रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ATP NADPH उसका इस्तेमाल किया जाएगा डार्क रिएक्शन में। तो पहले लाइट रिएक्शन होगा, फिर उससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, इससे जो ये पावर, एसिमिलेटरी पावर भी इनको कहते हैं, जिनका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, डार्क रिएक्शन में। तो इस तरह से होता है शुगर का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हमने 2 फेज में बांटा था, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, तो स्टोमाटा जो होता है वो एकदम टाइनी छोटा सा पोर होता है, कहाँ पे, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में मदद करता है। ऐसे तो लीफ के ऊपर पूरा एपिडर्मिस का लेयर होता है, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन का लेयर है ना, वैसे ही प्लांट के ऊपर पूरी तरह से एपिडर्मिस का लेयर होता है। और ये जो एपिडर्मिस का लेयर है, ठीक है, तो वो ना चीज़ों को एक्सचेंज होने नहीं देता। तो कहीं पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि चीज़ें अंदर और बाहर कर सकें। तो एक्सचेंज करने के लिए टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोमाटा है ये क्या है, टाइनी पोर्स है, ठीक है, काफ़ी छोटे होते हैं और ये गार्डेड होते हैं किससे, तो 2 बीन शेप के, ऐसे लगेगा ना छोटा सा किडनी शेप का, राजमा के शेप का, ऐसा गार्ड सेल्स होते हैं, जिनसे वो क्या होते हैं ना, गार्डेड होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं इसको। ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। अब ये जो गार्ड सेल है यही इस पोर्स को ओपन करने में मदद करता है, यही इस पोर्स को ना क्लोज करने में मदद करता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है स्टोमाटा का, वो कंट्रोल कौन करता है, तो वो कंट्रोल करता है गार्ड सेल, ठीक है। रोल ऑफ स्टोमाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज अकर इन लीव्स थ्रू स्टोमाटा। तो जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब CO2 जो अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन जो बन रहा है, उसको बाहर रिलीज जो कर रहे हैं, वो किसके थ्रू हो रहा है, मतलब गैस का जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, गैस का एक्सचेंज जो है वो होता है स्टोमाटा के थ्रू, ओके। Exchange of gases also take place across the surface of the root, leaves and stem। और stem के पास से भी होता है, leaves के पास से भी होता है exchange of gases। Transpiration, transpiration का मतलब क्या हुआ, तो transpiration का मतलब हुआ loss of water, जो vapor के फॉर्म में होता है प्लांट से, उसको हम लोग कहते हैं transpiration। तो transpiration जो है वो भी किसके थ्रू होता है, तो यही स्टोमाटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। Large amount of water is lost in the form of water vapor through स्टोमेटल ओपनिंग। तो वो जो स्टोमाटा का जो पोर है ना, वहीं से क्या होता है ना, CO2 और ऑक्सीजन का भी तो एक्सचेंज हो ही रहा है, ठीक है, पर साथ ही साथ वहाँ से ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ वाटर, मतलब प्लांट जो है ना वो क्या करते हैं ना, वाटर का लॉस करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर के फॉर्म में जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ओके। अब ये गार्ड सेल के बारे में, दीज आर किडनी शेप सेल। अभी हमने पढ़ा कि ये कैसे होते हैं ना, किडनी शेप के होते हैं, ये ऐसे किडनी शेप के होते हैं स्ट्रक्चर इनका। ऑल्सो दे कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनके पास ना क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब खाना तो बनाते होंगे ना, उनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो। दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो इनका अगर रोल पूछा जाए कि क्या काम है गार्ड सेल का, तो गार्ड सेल का क्या काम है, तो गार्ड सेल का काम है कि स्टोमेटल ओपनिंग को खोलना और उसके बाद उसको क्या करना, बंद करना। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको रेगुलेट करता है गार्ड सेल, ठीक है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, तो अब ये होता कैसे है, करता कौन है, गार्ड सेल, ये तो समझ आ गया हमें, पर ये होता कैसे है, कौन इसको खोल रहा है, कौन बंद कर रहा है, कौन है जो ओपन कर रहा है इसको, ठीक है, कौन है जो बंद कर रहा है, तो कैसे कर रहा है इसको हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो व्हेन द वाटर एंटर इनसाइड द सेल, जब सेल के अंदर पानी चला जाता है, जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है ना, तो पानी जो है ना उसकी वॉल पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, और जब वो प्रेशर लगाता है तो गार्ड सेल जो होते हैं वो स्वेल होते हैं ना, पानी अंदर जा रहा है, उसके पानी अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, स्वेल करेगा ना, और जब स्वेल करेगा तो स्टोमेटल ओपनिंग जो है, स्टोमेटल पोर जो है ना वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट वेन द गार्ड सेल श्रिंक, पर जब वो श्रिंक करता है, मतलब गार्ड सेल में से पानी क्या होने वाला है, बाहर निकलने वाला है। जब गार्ड सेल के अंदर पानी गया था तो वो स्वेल हुआ, स्वेल हुआ तो वो टर्जिट होगा, टर्जिट होगा, जो पोर है वो क्या होगा, ओपन होगा, और जब उसमें से पानी जो है बाहर निकल जाएगा, तो पानी बाहर निकलने के बाद वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो स्टोमाटा जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो नोट, अब एक चीज यहाँ पे सोचने वाला है कि जनरली स्टोमाटा आर ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में स्टोमाटा जो है वो खुला हुआ रहता है, क्यों खुला रहता है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है। बट क्लोज ड्यूरिंग नाइट, नाइट टाइम में क्या होता है, बंद होता है। बट डिजर्ट प्लांट जो होते हैं ना, डिजर्ट प्लांट को ना हम लोग ज़ेरोफाइट्स भी कहते हैं, कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं ना, उनका स्टोमाटा जो है वो ओपेंड इन द नाइट टाइम। कब खुलता है, तो रात के समय खुलता है उनका स्टोमाटा। कब खुल रहा है, तो रात में खुल रहा है, टू चेक एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। क्यों, क्या रीजन है, क्यों रात में खुल रहा है, और सबका तो दिन में खुल रहा है ना, उसका क्या रीजन है कि वो रात में खुल रहा है। तो अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या रीजन है इसके पीछे। अब ये ओपनिंग कैसे होता है स्टोमाटा का, पहले वो देख लेते हैं। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, तो अभी हमने इस बारे में बात भी किया कि जो वाटर है वो गार्ड सेल के अंदर क्या कर रहा है, जब जा रहा है तो पानी जो है गार्ड सेल के अंदर जा रहा है। अभी ये क्या है, क्लोज्ड है, अभी ये क्या है, क्लोज्ड है, तो इसमें क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, H2O जा रहा है, H2O पानी जा रहा है। तो जब पानी इसके अंदर जाएगा, तो पानी जब अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं हम इंडोस्मोसिस। मतलब पानी जो है वो क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है, इंडोस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। और जब पानी जो है बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो पानी जो है वो अंदर जा रहा है, ठीक है, पानी अंदर गया, तो पानी के अंदर जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये अभी अभी तो क्लोज है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पानी अंदर गया तो ये हो जाएगा स्वेल, ये क्या हो जाएगा, स्वेल। और जब ये स्वेल होगा, जब ये इसके गार्ड सेल जो होंगे वो क्या होंगे, स्वेल होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या हो गया, पानी भर गया, तो पानी भरने की वजह से ये स्वेल हो गए। तो ये जो पोर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ओपन, क्योंकि पानी जो है ना वो अंदर से क्या कर रहे हैं, इसके वॉल्स पे ना प्रेशर लगा रहे हैं। अब ये प्रेशर लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये पोर क्या होगा, ओपन होगा। अभी ये क्लोज था, ये क्या था, अभी क्लोज था। अब इसके अंदर पानी इंटर किया, पानी इंटर किया तो क्या हुआ, वाटर जब इंटर किया तो इंडोस्मोसिस हुआ। इंडोस्मोसिस के वजह से ये जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। और जब ये स्वेल करेगा तो ये जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया, ठीक है। तो इंडोस्मोसिस प्रोसेस से क्या हो गया कि ये जो गार्ड सेल है वो क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। मतलब ये जो स्टोमेटल पोर जो है वो क्या हो गया, ओपन हो गया, क्योंकि गार्ड सेल के अंदर क्या गया था, वाटर गया था, ठीक है। अब है क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अब ये क्लोजिंग कैसे होता है स्टोमाटा का,
तो अब पानी जो है वो अंदर गया है, ठीक है, तो अब पानी जो है वो बाहर भी तो निकलेगा ना, तो पानी जब बाहर निकलेगा, पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है H2O, तो पानी के बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। तो जब एक्सोस्मोसिस होगा तो वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वाटर के बाहर निकलने की वजह से अब ये जो गार्ड सेल है वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ये क्या कर जाएगा, श्रिंक करेगा। और ये जब श्रिंक करेगा तो ये पोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये पोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा हो गया। दिन के समय ये ओपन होता है क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना है, तो इनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करना होता है, पर रात में क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। अब डिजर्ट प्लांट के बारे में अभी हमने बात किया था कि डिजर्ट प्लांट जो होता है उनका स्टोमेटा जो है वो कब ओपन होता है, तो वो रात में ओपन होता है। ऐसा क्यों, बाकी सबका तो ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई तो रीज़न होता होगा ना। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि उनका जो स्टोमेटा है वो कब ओपन हो रहा है, रात में हो रहा है। तो डिजर्ट प्लांट जो होते हैं वो टेक करते हैं CO2 को रात के समय, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि ऐसे ही वो कहाँ रह रहे हैं भाई, डिजर्ट में रह रहे हैं, वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, वो चाहेंगे क्या कि उनके बॉडी का जो वाटर है, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन से चला जाए। अगर सुबह के टाइम में स्टोमाटा खुल जाएगा तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो जाएगा, एक्सेस ऑफ वाटर वेपर वो अपने बॉडी से लूज़ नहीं कर देंगे। तो यही रीज़न है ना कि वो सुबह के टाइम में ना, डे टाइम में ना, वो अपना स्टोमाटा ओपन नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का क्या हो, लॉस हो। तो वो कब ओपन करते हैं अपने स्टोमाटा को, तो वो रात में ओपन करते हैं, ठीक है। तो जब वो रात में ओपन करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, रात के समय लेते हैं। तो रात के समय जब ये CO2 लेते हैं, ये डिजर्ट प्लांट, ये जो डिजर्ट प्लांट है, ये नाइट टाइम में क्या ले रहे हैं ये, तो नाइट टाइम में ये CO2 ले रहे हैं, ठीक है, और क्या ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं, और बनाते क्या है, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि पूरी तरह से नहीं बनाया अभी इन्होंने, अभी तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कुछ ना बीच का कुछ बनाया है इन्होंने, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया है, जिसको हम लोग ना मैलिक एसिड कहते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ठीक है, ये दिन के समय, डे टाइम में ये क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो दिन में ये क्या अपना स्टोमेटा ओपन नहीं कर सकते, दिन में ये स्टोमेटा अपना ओपन नहीं करते। स्टोमेटा जो होता है वो डे टाइम में उनका जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है। स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। क्यों होता है क्लोज्ड, तो क्लोज्ड क्यों इसलिए होता है क्लोज, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका एक्सेस क्या हो, लॉस हो वाटर का, क्या हो, टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि दिन के समय अगर स्टोमेटा खुलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, इसलिए रात के समय उनका स्टोमेटा ओपन होता है और वो CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं और एक बीज का कुछ बनाते हैं, ठीक है। अभी तरह से ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं बना, ठीक है, कुछ बीज का बना है, और फिर उसके बाद उसको हम लोग मैलिक एसिड कहते हैं। फिर बाद में डे टाइम में वो क्या करते हैं, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। और इस तरह से डिजर्ट प्लांट जो है ना वो अपना खाने का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। इन एक्वेटिक प्लांट्स, अब एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो CO2 जो होता है ना वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम वाटर, वाटर से ही लेते हैं, पानी में रहते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो नहीं है, तो वो पानी में रहते हैं, तो पानी से ही क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। वेयर इट रिमेन्स प्रेजेंट इन डिजोल्व फॉर्म। अब CO2 जो है वाटर में है तो किस फॉर्म में होगा, डिजोल्व फॉर्म में ही होगा, घुला हुआ ही होगा पानी के अंदर।
सच प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे प्लांट जो होते हैं ना वो CO2 को क्या करते हैं ना, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करते हैं तो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, किस प्रोसेस से, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से। इसका मतलब कि पानी के अंदर क्या होता होगा, वाटर के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता होगा, तो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, तो प्लांट के अंदर जाएगा जहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो डिफ्यूजन के थ्रू जो CO2 है वो प्लांट के अंदर क्या करता है, एंटर करता है ऑल ओवर देयर सरफेस फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। मतलब अगल बगल जो वाटर है ना उसके, वहाँ से क्या लेते हैं, वो CO2 लेते हैं, डिजोल्व फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि वाटर में CO2 का मात्रा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लांट। तो CO2 जो उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है वाटर में और उनमें क्या है, लो है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो क्या कर रहे हैं, CO2 को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि डिजर्ट प्लांट कैसे करते हैं अपना काम, और ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो कैसे CO2 को लेते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो क्वाइट डिस्टिंक्ट, अलग अलग तरह का देखने को मिलता है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। Various organisms because the food and the way acquired differs in these organisms। क्योंकि न्यूट्रिशन तो सब करते हैं, खाना तो सबको चाहिए, पर क्या खाना वो खाते हैं, ठीक है, और उनके बॉडी में प्रोसेस कैसे हो रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबका ना अलग अलग थोड़ा सा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। पहला हम लोग को पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Process of nutrition in amoeba, the process by which organisms engulf nutrition inside the body और either solid or liquid food is called holozoic nutrition। holozoic nutrition हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि holozoic का मतलब क्या हुआ, पूरी तरह से खाने को लेना, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, इंजेक्शन करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन करने के बाद क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद उसको बॉडी में क्या होगा, उसका एसिमिलेट करेंगे, मतलब उसको इस्तेमाल करेंगे रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको हम बॉडी से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है। तो ये जो इनटेक ऑफ फूड हो गया, ठीक है, ये कितना हम लोग इसमें 5 चीज था, कौन कौन था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है। तो ये जो अमीबा है ये भी क्या करता है, खाने को लेता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है, और फिर बॉडी से क्या करता है, चलो बाहर निकलो, हो गया तुम्हारा काम। अब ये वेस्ट को क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इनमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो होलोजोइक होता है। अब इंजेशन कैसे करता, तो अमीबा जो है ना वो आता है फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में। फूड पार्टिकल जो होते हैं ना उसके कांटेक्ट में आ गया, मतलब गया, और यहाँ पे फूड है तो उसके पास चला जाता है। अब उसके पास चला गया, उसके बाद ना अपने फेक फीट्स को क्या करता है ना, एक्सटेंड करता है, जिसको उसको क्या बोलते हैं हम, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो अपने फॉल्स फीट को क्या करेगा ना, एक्सटेंड करेगा और बोलेगा आ जा मेरे पास। ठीक है। तो उसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, किसको, पार्टिकल को इनगल्फ कर लिया। जब पार्टिकल को इनगल्फ करेगा ना तो क्या बनाएगा वो फूड वैक्यूल। ठीक है। तो वो बनाएगा फूड वैक्यूल बनाएगा। तो जो इनगल्फ करने का प्रोसेस था, ठीक है, जिसमें वो अपना फॉल्स फीट को क्या किया, एक्सटेंड किया, मतलब सूडोपोडिया को, और उसके बाद फूड पार्टिकल्स को क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। हमने पढ़ा था ना, जब कोई सेल ना खाता है तो क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, और जब पीता है तो क्या बोलते हैं हम, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। तो फैगोसाइटोसिस हुआ मतलब उसने फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, ले लिया, तो उसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, या फिर उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। तो पहला चीज समझ में आया कि हम अगर फूड को अपने अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन। तो अमीबा ने अपने फॉल्स फीड को एक्सटेंड करके किसको इनगल्फ किया, तो उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया। तो इसको हम बोलेंगे क्या, फैगोसाइटोसिस, या फिर क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सेकेंड प्रोसेस होने वाला है डाइजेशन का। तो डाइजेशन
व्हेन द एंड ऑफ इनसर्कलिंग सुडोपोडिया, तो जो सुडोपोडिया है ना जिसने फूड पार्टिकल को क्या किया, कैप्चर किया है, तो कैप्चर करने के बाद वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा फूड वैक्यूल, वो फूड वैक्यूल बनाने वाला है। और जो फूड वैक्यूल है ना वो किसकी तरह करेगा एक्ट, तो वो टेम्पररी स्टमक की तरह काम करने वाला है, वो ना स्टमक की तरह काम करेगा। और स्टमक क्या करता है, वो तो जूसेस को रिलीज करता है, स्टमक का क्या काम है, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ता है, क्या चीज़ में, सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स, अभी फूड जो है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो जब तक वो सिंपल फॉर्म में नहीं टूटेगा तब तक वो एब्जॉर्ब होने वाला है। इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं फूड के, क्या वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नहीं ना, उसे हमें तोड़ना होगा, क्या चीज़ में, सिंपल फॉर्म में तोड़ना होगा। तो डाइजेशन के प्रोसेस में जो फूड वैक्यूल है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव जूस को क्या करेगा, रिलीज करेगा फूड वैक्यूल के अंदर कि फूड अब तुम सिंपल फॉर्म में हो जाओ, टूट, ठीक ना, तो वो सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस से। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, तो छोटे फॉर्म में वो हो गया है, टूट गया है, ठीक है। तो डाइजेशन का प्रोसेस खत्म। देन डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब वो जो सिंपल फॉर्म में खाना टूट गया है उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो गेट एब्जॉर्ब्ड एंड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। तो कहाँ, तो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाने वाले हैं, तो वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होने वाले हैं और फिर उसको बॉडी क्या करेगा, एसिमिलेट करेगा। तो ये अमीबा है यहाँ पे, और ये अमीबा के सामने यहाँ पे उसका टेस्टी टेस्टी फूड पार्टिकल है। और वो फूड पार्टिकल को देख के बोला हम जा रहे हैं फूड पार्टिकल को क्या खाने, तो वो फूड पार्टिकल को खाने के लिए गया, तो अपने फॉल्स फीट को क्या किया है, इस तरह से एक्सटेंड किया है। तो ये एक्सटेंड किया और इस फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, ऐसे कैप्चर कर लिया, ठीक है, इनगल्फ कर लिया। तो इंजेशन का प्रोसेस हुआ। इंजेशन का प्रोसेस के बाद हमने क्या पढ़ा था, डाइजेशन का प्रोसेस। तो इस अमीबा ने यहाँ पे क्या बनाया है, इस तरह से, ये जो गोल सा दिख रहा है ना ऐसे, ये यहाँ पे बनाया फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल बनाया। और ये फूड वैक्यूल जो है वो क्या करेगा, ये फूड वैक्यूल जो है वो रिलीज करेगा क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, जूसेस रिलीज होने वाले हैं। और जब ये रिलीज होगा तो वो क्या होगा, टूटेगा, किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में। और जब ये सिंपल फॉर्म में टूट जाता है देन क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, वो सॉल्युबल फॉर्म में, मतलब एब्जॉर्ब होने के फॉर्म में, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब जब इसको करेगा ना तो फिर इसको डिफ्यूज कर देगा, क्या करेगा, इसको डिफ्यूज कर देगा, कहाँ, तो इसको डिफ्यूज करेगा साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में अब जो एब्जॉर्ब फूड है वो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। अब डिफ्यूज होने के बाद वो एब्जॉर्ब फूड का क्या काम था, तो उसको एसिमिलेट किया जाएगा, मतलब उसका इस्तेमाल बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जब इतना कुछ हो गया तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट तो बना ही होगा। अब ये जो वेस्ट है ना इसको क्या करेगा ना, बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है ना उसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एसिमिलेशन का प्रोसेस तो हो गया कि मतलब डाइजेस्टेड फूड का इस्तेमाल करके उसको बॉडी के रिएक्शंस वगैरह और जो एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया गया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको बॉडी से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, एक्सपेल्ड आउट कर दिया गया, मतलब इजेशन हो गया, बॉडी से क्या कर दिया, उसको हम बाहर निकाल दिए, जाओ यहाँ से, हमको तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंजेशन समझ में आया कि इंजेशन में अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने फूड पार्टिकल के पास गया, उसको क्या किया, कैप्चर कर लिया, इनगल्फ कर लिया, ठीक है। इनगल्फ करने के बाद इंजेशन तो हो गया, मतलब फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो गया। इंजेशन के बाद फूड वैक्यूल बनाया, उस फूड वैक्यूल ने क्या किया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब डाइजेस्टिव जूस को रिलीज़ किया। उस रिलीज़ का जो डाइजेस्टिव जूस है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में क्या चेंज करने वाला है, और चेंज करने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा, मतलब वो फूड जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, उसको अब एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करके कहाँ डिफ्यूज़ करेगा, तो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ करेगा। जब वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एसिमिलेट किया जाएगा उसको, एंड देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो अमीबा में प्रोसेस था, ये हम लोग ने देख लिया।
अब है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पैरामीशियम कैसे करता है अपना न्यूट्रिशन, तो ये ना काइंड ऑफ एकदम सिमिलर होता है, किसके तरह, अमीबा की तरह ही होता है। तो पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही सेल का बना हुआ है और कहाँ रहता है, तो पानी में रहता है ये, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इंजेशन होता है, मतलब खाने को अंदर ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं फूड का। तो पैरामीशियम हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ना हेयर लाइक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको झाड़ू मार मार के कहाँ पहुंचाता है, मुंह के पास पहुंचाता है, ठीक है। अमीबा क्या था कि कहीं से भी, यहाँ फूड है, यहाँ से ऐसे गया कैप्चर कर लिया, यहाँ फूड है, यहाँ से गया कैप्चर कर लिया, वो अपना स्यूडोपोडिया किधर से भी एक्सटेंड कर सकता है। बट जो पैरामीशियम है ना, उसको अगर खाने को अंदर इनटेक करना है ना, तो उसको फूड को कहाँ लेके आना पड़ेगा, अपने माउथ के पास लेके आना पड़ेगा। तो माउथ के पास लाने में कौन मदद करता है, तो सीलिया मदद करता है, ठीक है। तो सीलिया जो है ना, उसको झाड़ू मार मार के फूड को कहाँ पहुंचाता है, तो उस पार्टिकल को पहुंचाता है माउथ के पास पहुंचाता है। और माउथ को ना हम लोग ना ओरल ग्रुप भी कहते हैं, ओरल ग्रुप, ठीक है। माउथ का ही दूसरा नाम है यहाँ पे ओरल ग्रुप, तो वहाँ तक पहुँचाता है। तो इनटेक अमीबा और यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस है कि जो फूड पार्टिकल है ना, उसका इनटेक हो कहाँ से रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है ओरल ग्रुप से हो रहा है, ठीक है। The cilia move back and forth और move the food particles towards the mouth, ये तो मैंने बता ही दिया। तो प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। अब होगा डाइजेशन का प्रोसेस। तो अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो वैक्यूल बनाएंगे, ठीक है, वैक्यूल बनाने के बाद उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और रिलीज करने के बाद ब्रेक डाउन होगा फूड का, किसमें, छोटे, मतलब इस सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, वो सॉल्युबल फॉर्म में टूटेगा कि फिर उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू साइटोप्लाज्म। सेम जैसे उसमें हुआ था कि डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद जो सिंपल फॉर्म में फूड टूट चुका है, वो सिंपल फॉर्म में जो फूड टूटा है वो सॉल्युबल फॉर्म में है, तो फिर वो क्या होने वाला है, एब्जॉर्ब होने वाला है। और एब्जॉर्ब होके फिर वो कहाँ चला जाएगा, तो वो डिफ्यूज हो जाएगा, कहाँ, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होगा, ठीक है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से आफ्टर डिफ्यूजन द फूड वैक्यूल डिसअपियर, डिफ्यूजन खत्म, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब हो चुका है फूड, तो फूड वैक्यूल का क्या काम, तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब एसिमिलेशन होगा, फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब फूड का क्या चीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा, बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर करने के लिए स्टोर करेगा उस फूड को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, पैरामीशियम का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और इजेशन होगा, अब इजेशन जो था उसमें वो कहीं से भी निकाल दिया, बॉडी सरफेस से बाहर निकाल दिया अमीबा, पर जैसे ये एक पार्टिकुलर पॉइंट से अंदर लिया था ना, जैसे कि ओरल ग्रुप से अंदर लिया, वैसे ही जो इंजेशन होगा, तो इंजेशन में ना ये एक जगह से बाहर निकाले, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनल पोर बोलेंगे, ठीक है, जहाँ से ये क्या करने वाला है, इसको बाहर निकालने वाला है। तो ये है सीलिया, ये सीलिया के ऊपर ऐसे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। सीलिया क्या करता है, फूड पार्टिकल को ना ऐसे मूव कराता है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूव कराता है, और मूव करा के, ठीक है, इस फूड पार्टिकल को कहाँ लेके आता है, तो ओरल ग्रुप तक लेके आता है। इसी ओरल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका माउथ बोलते हैं। फिर ये अंदर लेके गया, अंदर ले जाने के बाद क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होने वाले, रिलीज होने वाले। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है, इसके अंदर होंगे रिलीज। अब जब डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर रिलीज होंगे तो फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में क्या होगा, टूटेगा। सिंपल फॉर्म में टूटने के बाद ये साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा। और डिफ्यूज होने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, एसिमिलेट किया जाएगा। एंड देन जो वेस्ट होगा उसको बॉडी से क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। पर बाहर कहाँ से निकालेगा, तो बाहर निकालेगा ये एनल पोर से। कहाँ से बाहर निकालने वाला है, एनल पोर से। ये बॉडी से क्या कर देगा, बाहर इजेशन का प्रोसेस कर देगा। तो पैरामीशियम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहला इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एंड देन इजेशन। बस इसमें अमीबा और इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि वहाँ पे जब इनटेक हो रहा था, इंजेशन हो रहा था, तो बॉडी सरफेस हो रहा था, कहीं से भी हो जा रहा था। बट यहाँ पे पैरामीशियम में क्या होगा कि वो कहाँ से होगा, माउथ से होगा, ओरल ग्रुप से होगा। और जब बाहर निकाल रहा था तो वो बॉडी सरफेस से कहीं से भी बाहर निकाल रहा था। बट इसमें ये कहाँ से बाहर निकालने वाला, फूड को इजेस्ट कहाँ से करने वाला, एक्सपेल्ड आउट कहाँ से करने वाला है, तो एनल पोर से करेगा। ठीक है।
अभी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन टू पार्ट्स। ह्यूमन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को ना हमने दो भाग में बांट दिया है। पहला क्या है तो एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, इसी को हम लोग ना एसोसिएटिव ऑर्गन बोल सकते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स बोल सकते हैं, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इनमें कौन आता है, सिलेवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, इंटेस्टाइन ग्लैंड हो गया। तो इनके बारे में ना हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो गया ह्यूमन का, उसमें हम दो चीज़ देखेंगे। पहला क्या है तो पहला है एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो इनके अंदर सेलेवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड आ जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो ये ना एक पाइप होता है, जैसे एक पाइप है ना, एक कनेक्शन है ना बॉडी के अंदर, तो वैसे ही एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, एनस तक जा रहा है। तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड कर रहा है माउथ से लेके एनस तक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये कितना लंबा होता है तो 6 से 9 मीटर तक ये लंबा होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल अगर माउथ से एनस तक है तो इसके बीच में और भी तो ऑर्गन्स आते होंगे। तो वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो पहला है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद कहाँ जाता है खाना हमारा, तो फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स से कहाँ जाता है, ओसोफेगस में जाता है। देन ये ओसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, और स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम से होके कहाँ पहुंचेगा, एनस में पहुंचेगा। ठीक है, रेक्टम से होके कहाँ पहुंचेगा, एनस में पहुंचेगा, और एनस से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, माउथ से लेके कहाँ, एनस तक, एक तरह का लॉन्ग एक्सटेंडेड पाइप है माउथ से एनस तक, 6 से 9 मीटर लॉन्ग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें कौन कौन आता है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद क्या है, यहाँ पे फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद ये जो दिख रहा है ये ओसोफेगस है। एंड देख ये क्या है, स्टमक। ये क्या है, यहाँ पे स्टमक है। स्टमक के बाद क्या आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। ठीक है, रेक्टम के बाद एनस आता है। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से लेके कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो ये एनस तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज अ मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द एनस। इट बिगिंस एट द माउथ। शुरू कहाँ से हो रहा है, तो माउथ से शुरू हो रहा है। शुरू कहाँ से हो रहा है, माउथ से। फिर ये पास करता है कहाँ, फेरिंग्स से। माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या होगा, ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड फाइनली कहाँ आएगा, ये एनस में आएगा। ये आपको याद होना चाहिए पूरा सीक्वेंस कि कैसे कैसे होता है। तो फूड पार्टिकल्स गेट डाइजेस्टेड ग्रेजुअली। धीरे धीरे जो फूड है ना वो क्या होता जाएगा, डाइजेस्ट होते जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, तो कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और ये ट्रैवल करेगा वेरियस कंपार्टमेंट्स में, मतलब एक एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। ठीक है, तो जो बोलस है, जब हम लोग खाने को मुंह के अंदर लेते हैं ना तो उसको चबाते हैं ना, तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है ना चबाने के बाद। कभी कभी होगा ना कि कुछ खाने में चला गया, कंकड़ चला गया, और ऐसे बोलते हैं अरे यार क्या कंकड़ आ गया, फिर हम क्या करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं। तो जब बाहर फेंकते हैं तो आपने कभी देखा है वो खाना दिखाई कैसे देता है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। उसको जब हम ना दांतों से ग्राइंड करते हैं ना, उसको मैकेनिकली उसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं दांतों से। ठीक है, फिर उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो उसके बाद वो अपना फॉर्म जिस तरह से वो दिखाई देता है वो चेंज हो जाता है ना, तो उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं बोलस। ठीक है, बोलस जो होता है, फिर जब वो खाना हमारे पेट में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, तो फिर उसका फॉर्म चेंज होता है, वो सेमी सॉलिड से ना सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइम। और काइम के बाद क्या आता है, काइल आता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बोलस जो होता है वो हमारे माउथ में होता है, तो स्लाइटली एसिडिक होता है।
स्टमक में काइम होता है तो वो हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि स्टमक में क्या रिलीज होता है, तो स्टमक में रिलीज होता है HCl रिलीज होता है। और काइल जो होता है ना वो बेसिक होता है, क्योंकि बाइल की वजह से, वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर में, क्योंकि बाइल जब रिलीज होता है ना तो वो अल्कलाइन होता है, नेचर में बेसिक होता है। तो काइल जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका फॉर्मेशन चेंज होता है। फूड जो होता है ना अलग अलग फॉर्म, मतलब दिखने में ना अलग अलग फॉर्म में चेंज होता है, तो उस पर उसको बोलस, काइम और काइल कहते हैं। तो माउथ में जो होता है, माउथ में वो फूड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो बोलस फॉर्म में होता है। काइम जो होता है वो किस में, स्टमक में, और काइल जो है वो किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोग को? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। माउथ से ना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और ये कंप्लीट कहाँ होता है, तो इलियम में। इलियम के बारे में बताएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, एक ड्यूडेनम होता है, दूसरा जेजुनम होता है, तीसरा इलियम होता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम जो होता है वो पहला पार्ट होता है। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम, एंड जेजुनम के बाद आता है इलियम। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसी में ना कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। शुरू कहाँ से होता है, तो माउथ से शुरू होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। मतलब हम खाने को अपने मुंह के अंदर लेते हैं ना, तो मुंह से ही शुरू हो जाता है क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना। ठीक है, हमारे माउथ से ही। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो स्टमक में शुरू होता है, और कंप्लीट कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाके खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ माउथ से। कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से शुरू हुआ। ठीक है, और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, तो स्टमक से शुरू होगा, और ये कंप्लीट कहाँ होने वाला है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे ज्यादा खाने का डाइजेशन कहाँ होता है, तो अभी बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा इलियम। ठीक है, तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होने वाला है, इसके ड्यूडेनम रीजन में होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जेजुनम में ही हो जाता है। ठीक है, और जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो हो गया वो कम्प्लीटली कहाँ हो जाता है, तो इलियम में हो जाता है। मतलब पूरी तरह से कंप्लीट कहाँ हो जाता है, तो इलियम में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, और बाकी का जो वाटर वगैरह जो होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का कहाँ हो रहा है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब पहला पार्ट ओरल कैविटी, जो इस एलिमेंट्री कैनाल का पहला जो था वो क्या था, तो माउथ था ना, ओरल कैविटी था। ठीक है, तो जो ओरल कैविटी है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो माउथ पढ़ने वाले ओरल कैविटी के अंदर। तो माउथ इज एन ओवल शेप्ड कैविटी। ये ओवल शेप का क्या होता है, कैविटी होता है, जो इनसाइड आप हमारे स्कल के अंदर होता है। ठीक है, ओरल कैविटी। तो फूड स्टार्ट इट्स पाथवे फ्रॉम द माउथ। तो सबसे पहले जो फूड का पाथवे होता है, शुरू कहाँ से होता है, उसका रास्ता, उसका जर्नी कहाँ से शुरू हो रहा है फूड का, तो खाना लिए और सबसे पहले कहाँ डालते हैं, हम अपने माउथ के अंदर डालते हैं। तो उसका जर्नी कहाँ से शुरू होता है, तो उसका जर्नी शुरू होता है माउथ से शुरू होता है। ठीक है, द माउथ इज बाउंडेड बाय लोअर एंड अपर लिप। अब हमारा जो माउथ है वो बाउंडेड, मतलब ऊपर की तरफ क्या होता है, लिप्स होते हैं, नीचे की तरफ भी लिप्स होते हैं। तो अपर लिप हो गया, लोअर लिप से क्या होता है, ये बाउंडेड होता है। ठीक है, which help in taking the food inside the buccal cavity। अब ओरल कैविटी को ही बकल कैविटी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ओरल कैविटी का ही दूसरा नाम है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी को। ठीक है, तो बकल कैविटी इसी का ही क्या है, दूसरा नाम है ओरल कैविटी का। ठीक है, द बकल कैविटी, द 3 pairs of salivary glands are present and a टंग बियरिंग द टेस्ट बर्ड्स। अब जो बकल कैविटी है उसके अंदर क्या होते हैं ना, तो बकल कैविटी के अंदर दांत होता है, टीथ होता है, हमारे टंग होता है। ठीक है,
और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनके 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे चीक्स के पास प्रेजेंट होते हैं, हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पेयर जो होते हैं ना, ये सैलिवरी ग्लैंड्स के प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या रिलीज करते हैं, तो ये रिलीज करते हैं सलाइवा रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये जो सलाइवा है ये क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है फूड का, क्योंकि उस सलाइवा के अंदर क्या होता है, तो सलाइवा के अंदर होता है सैलिवरी एमिलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में मदद करता है। वो स्टार्च को तोड़ता है, क्या चीज़ में, माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द कैविटी, तो अब क्या क्या प्रेजेंट है बकल कैविटी के अंदर, तो बकल कैविटी के अंदर पहला चीज क्या पढ़े हम लोग, तो बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड जिसके 3 पेयर होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है, तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। द बकल कैविटी इज सपोर्टेड बाय लोअर एंड अपर जॉ, तो ये जो लोअर जॉ हो गया और अपर जॉ हो गया, जिससे ये क्या होता है, सपोर्टेड होता है, ठीक है। लोअर जॉ को हम लोग मैंडिबुलर कहते हैं, अपर जॉ को क्या बोलते हैं, मैक्सिला कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, माउथ को सपोर्ट करते हैं। When a person smell or think about food, अभी हम बैठे हैं, तुम्हें बहुत भूख लगा है, पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ रहा है पिज्ज़ा, ठीक है, और बर्गर वगैरह ये सब आ रहा है, तो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे मन में सोचने से ही क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, बहुत भूख लग गया है, सोच रहे हैं छोला भटूरे, ये सब सोच सोच के क्या आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। तो सोचने से ही हमारे क्या कहते हैं, माउथ में क्या आने लगता है ना, सलाइवा आने लगता है, पानी आने लगता है। और ये सलाइवा जो है उसको रिलीज कौन करता है, तो रिलीज करता है सैलिवरी ग्लैंड। यही रिस्पॉन्सिबल है जो आपके मुंह में पानी आता है और आपको बहुत ज़्यादा मन करने लगता है कि हम क्या खाएं, हम पिज्ज़ा खाएं, हम बर्गर खाएं, ठीक है। बिगेन प्रोड्यूसिंग सलाइवा, तो हमने सोचना शुरू किया कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, हमने सोचना शुरू किया, सैलिवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज करना शुरू किया। और सलाइवा जब ये रिलीज करेगा तो हमारा माउथ क्या हो जाएगा, ऐसे पानी पानी हो जाएगा पूरा सलाइवा से। वंस द फूड इज इनसाइड द माउथ, जब खाना को हम मुंह के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, जब मुंह के अंदर हम खाने को अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो सलाइवा उसको क्या करता है ना, मॉइस्ट करता है। सलाइवा की वजह से वो जो खाना है वो क्या हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, गीला हो जाता है। द टीथ एंड द टंग ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली, ठीक है। तो मैकेनिकली क्या करता है ना, उसको तोड़ता है। दांत जो है, जब हम लोग फूड को, रोटी खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो उसको जब हम अंदर डालें तो सलाइवा की वजह से वो गीला हो गया, मॉइस्ट हो गया। और जो दांत है ना, हमारे जो टीथ है, वो उसको क्या करता है, मैकेनिकली तोड़ता है। चबाते हैं ना, उसको ग्राइंड करते हैं, टीयर करते हैं फूड को, ठीक है। और जब उसको चबाते हैं तो उसका क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, पर मैकेनिकली हो रहा है, केमिकली नहीं हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना कि मैकेनिकली क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। और टंग जो है ना, वो सलाइवा को उसको मिक्स करने में मदद करता है। और टंग की वजह से हमें टेस्ट भी पता चलता है कि भाई जो खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, कैसा लग रहा है ये, ठीक है। एन एंजाइम इन द सलाइवा सैलिवरी एमिलेज, अभी मैंने बताया भी था कि जो सलाइवा उसके अंदर क्या है, तो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमिलेज। उस सैलिवरी एमिलेज का क्या काम है, तो सैलिवरी एमिलेज जो है ना, वो ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को। और ये स्टार्च है क्या, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अभी मैंने बताया था ना कि फूड का डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। और माउथ में किसका डाइजेशन शुरू होता है, तो सबसे पहले माउथ में डाइजेशन शुरू होता है तो कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूटता है, वो क्या होगा, टूटेगा। तो स्टार्च क्या होगा, टूटेगा, माल्टोज के फॉर्म में टूटने वाला है। जो हम लोग उसको चबाते हैं तो एमिलेज जो है, ठीक है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है फूड को स्मॉल राउंड बॉल, मतलब वही बोलस के फॉर्म में। मैंने भी बताया भी कि जब हमने खाना खाते हैं, हम उसको चबाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है, तो उसका फॉर्म कैसा हो जाता है, तो उस फॉर्म को, जो फूड अभी जिस फॉर्म में आ गया, उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलस बोलते हैं। और फिर हम उसको क्या करते हैं, अंदर घोटते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है। और जब वो अंदर लेते हैं तो वो ओसोफेगस से होके हमारे अंदर जाता है। उस मूवमेंट, एक मूवमेंट करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम ओसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। तो हमने खाना खाया, उसको चबाया, ग्राइंड किया, ठीक है, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया। वो जो सलाइवा मिक्स हो गया, फिर वो अपना जो फूड है वो अपना फॉर्म चेंज करेगा। उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। और जो वो सलाइवा उसमें मिक्स हुआ है ना, तो सलाइवा के अंदर क्या है, तो सलाइवा के अंदर है सैलिवरी एमिलेज। और वो सैलिवरी एमिलेज एक तरह का क्या है, एंजाइम है। और वो एंजाइम क्या करता है,
तो वो एंजाइम करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, और वो डाइजेस्ट करता है और उसको क्या चीज में चेंज करेगा, तो माल्टोज में करेगा। ठीक है। टीथ, टीथ क्या है, तो हार्ड स्ट्रक्चर है, डिजाइन फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को ये क्या करेगा, तोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। और जो सलाइवा जो उसमें मिक्स हुआ है टंग की वजह से, ठीक है, टंग उसको क्या कर रहा है, उसको मिक्स कर रहा है, फिर उसको आगे भेजेगा। आगे कहाँ भेजेगा, फेरिंग्स में भेजेगा, और फेरिंग्स से वो कहाँ जाएगा, ओसोफेगस में जाएगा। ठीक है। तो ह्यूमन हैव वेरियस टाइप ऑफ टीथ। अब जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास अलग अलग तरह के दांत होते हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग दांत अलग अलग तरह का फंक्शन करते हैं। ठीक है। कुछ ग्राइंडिंग करते हैं, कुछ टीयरिंग करते हैं। ठीक है। कोई पीसता है, कोई फाड़ता है। ठीक है। कटिंग वगैरह, क्रशिंग करते हैं। ह्यूमन टीथ अपीयर इनटू 2 सेट्स। अब जो हमारे दांत हैं, ह्यूमन के जो दांत है वो 2 बार आते हैं। पूरे लाइफ टाइम में कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं। जब आप छोटे होंगे तो आपके बीच के दांत टूट गए होंगे, इधर के दांत बोलते हैं ना कि खिड़की खुल गया, दांत एक दांत टूट जाता है तो जो दांत टूट गया है, खिड़की खुल गया आपके दांत का, क्या वो दांत वापस नहीं आया। तो बचपन में अगर आपका दांत टूटा, दांत खिड़की खुल गया, ठीक है, तो वो वापस आएगा। बट अगर आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, आप एडल्ट हो गए, तब अगर आपका दांत टूटा तो नहीं आने वाला, तब आप डेंटिस्ट के पास जाइए। ठीक है। आप नकली दांत लगवाइए। तो मिल्क टीथ जो है, जो पहला सेट आता है टीथ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। इसमें कितने टोटल दांत होते हैं, तो टोटल उसमें 20 दांत होते हैं। ठीक है। और उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते, प्रीमोलर्स उसमें नहीं होते। ठीक है। परमानेंट टीथ जो होता है उसमें सेकेंड टाइम आता है जब मिल्क टीथ टूट जाता है, उसके बाद हमारे जो दूसरे दांत का जो सेट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं। उसमें टोटल कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब ये कौन कौन से दांत होते हैं, तो मोलर्स होते हैं, सबसे पीछे के दांत जो कि चबाने में, ग्राइंड करने में मदद करता है। कैनाइंस, ठीक है, ऐसे नुकीले वेम्पायर वाले दांत, ठीक है, जो कि क्या चीज़ में मदद करता है, फाड़ने में, टीयर करने में मदद करता है। कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं, प्रीडेटर्स जो होते हैं, उनके जो कैनाइंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, शार्प होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं। ठीक है। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर जो होते हैं वो भी ग्राइंडिंग में मदद करता है मोलर्स की तरह ही। इंसीजर जो होता है ना वो कटिंग में, बाइटिंग में मदद करता है। ठीक है। आगे के दांत हमारे, तो ये जो आगे वाले दांत दिख रहे हैं ना, ये जो 4 आगे के दांत दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंसीजर, जो कि क्या चीज में मदद करता है, बाइटिंग में मदद करता है, कटिंग में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद कैनाइंस आते हैं। कैनाइंस ये नुकीले, ऐसे नुकीले दांत होते हैं। ठीक है। थोड़े से, इतने भी नहीं होते, मतलब थोड़े नुकीले होते हैं। और इनको हम लोग इसके जस्ट मतलब ये टीयरिंग का काम करते हैं, ये फाड़ते हैं। चिकन वगैरह होता है ना, ऐसे पकड़ के खींच के खाते हैं सब। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, टीयरिंग का काम करता है, फाड़ने का काम करता है। फिर प्रीमोलर्स आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड बोलते हैं। ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड भी बोलते हैं प्रीमोलर्स को। और उसके बाद आता है मोलर्स। ठीक है। तो प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है ना, ये क्या चीज़ का काम करते हैं, तो ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का। ठीक है। पीसते हैं पूरे खाने को अच्छी तरह से। अब यहाँ पे नीचे में भी वैसे ही होता है। ये 4 दांत कौन से, इंसीजर्स। उसके बाद क्या आ गया, ऐसे नुकीले नुकीले दांत, कैनाइंस हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 दांत जो है, ठीक है, इधर भी इधर भी, ये क्या है, बाइकस्पिड मतलब प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स हो गए, ग्राइंडिंग इनका काम हो गया। और इसके बाद लास्ट में जो ये 3 इधर दांत हैं और इधर भी 3 होते हैं ना, ये कौन हो गए, तो ये हो गए मोलर्स। ठीक है। तो ऊपर में 3 इधर 3 इधर, क्या हो गए, तो 6 मोलर्स। ठीक है। नीचे भी 6 मोलर्स हो गए। ठीक है। उसके बाद 2 क्या हो गया, कैनाइन हो गया। नीचे भी 2 कैनाइन, मतलब टोटल कितने, 4 कैनाइंस हो गए। फिर यहाँ 2 प्रीमोलर्स, इधर भी 2 प्रीमोलर्स, यहाँ भी 2 प्रीमोलर्स, यहाँ भी 2 प्रीमोलर्स, से कितने हो गए, ऊपर में 4 प्रीमोलर, नीचे में भी 4, तो टोटल 8 हो गए। ये कितने हो गए, तो ये 4। ठीक है। इंसीजर 4, नीचे में भी इंसीजर 4, तो 4 4 कितने हो गए, 8। टोटल मिला के कितने दांत हो गए, तो 32 हो गए। कितने हो गए, 32। और ये जो प्रीमोलर्स है ना, प्रीमोलर्स, ठीक है, याद रखिएगा, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स जो है ये चाइल्ड में, बच्चों में नहीं होते हैं। ये बच्चों में नहीं होते हैं। ये किन में होते हैं, तो ये एडल्ट्स में होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। अब हमने दांत के बारे में पढ़ा, तो बचपन में कितनी चॉकलेट्स वगैरह खाते थे कि
दिन भर चॉकलेट खा रहे खा रहे खा रहे, मम्मी मना करती, क्यों मना करती है मम्मी, इतना चॉकलेट नहीं खाओ बेटा, क्यों? क्योंकि डेंटल कैरीज हो सकता है, मतलब कैविटीज़ हो सकती हैं दांत में, ठीक है। जब क्या कहते हैं हम लोग खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, मतलब बहुत सारा चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं, तो दांत का जो सबसे बाहर लेयर, सबसे बाहर हार्डेस्ट जो लेयर है वो क्या है, इनामेल है। उसके बाद जो होता है सेकेंड हार्डेस्ट कौन होता है, डेंटाइन, ठीक है। और डेंटाइन के बाद अंदर में पल्प आता है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि हम खा रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं, और फिर वो जमा होते जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है ना, जमा होते जा रहा है, और वो शुगर है ना, शुगर, ठीक है। तो शुगर है तो वो क्या कर रहा है, जमा होने की वजह से वो डीमिनरलाइज कर रहा है, एसिड रिलीज करने लगता है। तो वो इनामेल को क्या करता है, डीमिनरलाइज करता है, क्योंकि वो क्या चीज़ के बने हुए हैं, तो मिनरल्स के बने हुए होते हैं ना, कैल्शियम वगैरह के बने होते हैं, तो उसको क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है इनामेल को। अब इनामेल सॉफ्ट होगा तो फिर वो कहाँ पहुँचेगा, डेंटाइन रीजन में पहुँचेगा। अब जब डेंटाइन रीजन में फिर पहुँचेगा तो फिर वो धीरे धीरे करके कहाँ पहुँच जाएगा, पल्प तक पहुँच जाएगा। तो कैविटीज़ जो होती है ना, फिर वो जब पल्प रीजन में पहुँच जाते हैं तो हमारे नर्व्स पे असर करती है, और फिर हमें होता है दांत में बहुत भयंकर दर्द। तो इसलिए कहते हैं ना कि सही से जो खाना हम खाते हैं ना, वो क्या होता है ना, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है। बैक्टीरिया सेल जो होते हैं वो साथ में मिलके उस फूड को क्या करते हैं, उस पर स्टिक कर जाते हैं हमारे दांत पे, ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल प्लैक बोलते हैं। जब खाना खाते हैं ना, सही से ब्रश वगैरह नहीं करते, तो पहले वाइट वाइट सा हल्का येलो येलो सा जो चीज़ दांत के ऊपर जमा हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल प्लैक कहते हैं, ठीक है। उसको अगर तुम साफ़ नहीं करो, वो वैसे ही क्या कहते हैं, जमा होते जाएगा, फिर वो थोड़ा और ज़्यादा क्या होगा, सख्त होगा, एंड देन उसके बाद वो एक लेयर बना देगा ऊपर से, तो वो कांटेक्ट, सलाइवा कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उस बैक्टीरिया को किल ही नहीं कर पाएगा, और अंदर से दांत को वो क्या करेगा, सड़ाते जाएगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे इनामेल को डीमिनरलाइज करके डेंटाइन तक पहुंचेगा, डेंटाइन से वो कहाँ पहुंचेगा, पल्प रीजन तक पहुंचेगा, जहाँ पे क्या होते हैं, हमारे नर्व्स होते हैं, और फिर हमें दर्द होगा, भयंकर दर्द शुरू होगा। इसलिए कहते हैं कि सही से ब्रश करना चाहिए, अच्छे से चॉकलेट वगैरह खाओ, पर उतना ज़्यादा भी मत खाओ, और खाने के बाद क्या करो ना कि अच्छे से ब्रश वगैरह कर लो, ठीक है, दिन में 2 बार, तो उस प्लैक को जमा ही नहीं होने दो दांत पे, ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इस जो डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, अगर उसको हम लोग छोड़ देंगे, अगर तुम नहीं कुछ करो, डॉक्टर के पास भी नहीं गए, ऐसे भी छोड़ दो, तुमको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और फिर तुमको बहुत ज़्यादा क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए पहले से ही वो चीज़ नहीं करो। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब है टंग। टंग इज अ ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के फ्लोर पे, जैसे कि कालीन बिछा रहता है ना ऐसे फ्लोर पे, ठीक है, वैसे ही ये जो हमारे माउथ जो है, ओरल कैविटी, उसके फ्लोर पे क्या बिछा हुआ है, तो उसके फ्लोर पे है टंग, ठीक है। और उस टंग का क्या काम है, तो टंग जो है ना वो टेस्टिंग में मदद करता है, फूड को क्या करता है, मिक्स करता है, किसके साथ, सलाइवा के साथ, कि फूड क्या हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, और क्या करता है, उसको स्वॉलो करने में भी फूड को मदद करता है, और टेस्टिंग में भी मदद करता है, क्या खा रहे हैं, कैसा लग रहा है खाने में। तो ये जो आगे का रीज़न है ना, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो खाना क्या है, स्वीट है। तो स्वीट जो है ना वो इस रीज़न से पता चलता है हमें कि खाना स्वीट है कि नहीं है, ठीक है। अगर इस रीज़न में आता है यहाँ पे, ठीक है, तो इस रीज़न में हमें पता चलता है कि फूड क्या है, सॉल्टी है, क्या है, सॉल्टी लग रहा है, तो इस रीज़न में पता चलेगा कि फूड कैसा है टेस्ट में। ये रीज़न बताएगा कि फूड सार है, और पीछे, सबसे पीछे में पता चलेगा कि फूड कैसा है, बिटर है। तो आगे से क्या पता चल रहा है, स्वीट, साइड में दोनों क्या हो गया, सॉल्टी, उसके बाद सार, एंड सबसे पीछे क्या है, बिटर। तो इस तरह से फूड का टेस्ट कैसा है ये भी कौन बताता है, तो ये भी बताता है कौन, टंग बताता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।